हाय गाइस। आज हमारी फंडामेंटल राइट्स की होपफुली सेकंड लास्ट क्लास होगी। आज हम पढ़ेंगे कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स और थोड़ा बहुत देखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, पर उसका केस अभी हमें देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट नहीं है तो वो कौन सा राइट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं राइट टू प्रॉपर्टी पे। तो आज हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स देखेंगे और कल हमारा जो फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा। और हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है उसमें दो राइट्स आते हैं। एक है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 29। ठीक है, आर्टिकल 29 जो है वो क्या बोलता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स 15, 16, 19, 29, 30। तो 29 जो है वो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, तो फॉरनर्स को अवेलेबल नहीं है। कि एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन डिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। कि भाई जो भी हमारे इंडिया के सिटीज़न हैं वो इंडिया में कहीं भी रह रहे हो, इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहे हो, जिनका जो है थोड़ी अलग लैंग्वेज है, कल्चर है, वो अपने जो लैंग्वेज, कल्चर और स्क्रिप्ट को जो है कंजर्व कर सकते हैं, मतलब बचा के रख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे माइनॉरिटीज़ वो नहीं है जिन कम्युनिटी की या फिर जिन सेक्शंस की जो है पॉपुलेशन कम है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का मतलब वो है वो वाले कम्युनिटी, वो वाले सिटीजन जिनकी थोड़ी अलग जो लैंग्वेज होती है, हमारा कल्चर थोड़ा अलग होता है, जैसे हमारे ट्राइब्स हो गए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। And no citizen shall be denied into any educational institutions maintained by the state or receiving aid out of the state only on grounds of religion, race, caste, sex और लैंग्वेज। वही है कि भाई किसी कोई भी सिटीज़न है उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। माइनॉरिटीज़ का कोई भी सिटीज़न है उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर उसको किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है जो कि या तो स्टेट मेंटेन करती है या फिर रिसीविंग आउट ऑफ द स्टेट, की भाई जो हमारा स्टेट जो है उनको थोड़ा फंड प्रोवाइड करती है, फिर हेल्प प्रोवाइड करती है, उन वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किसी भी सिटीज़न के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव के ग्राउंड क्या होंगे? भेदभाव ना करने के ग्राउंड रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। आर्टिकल 15 में क्या था? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें ग्राउंड्स क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। ठीक है, वही देखो इसमें दो बातें आई थी। पहला प्रोविज़न हमने पढ़ा था कि जो सिटीजन्स होते हैं वो अपनी जो अलग लैंग्वेज, कल्चर को जो है वो कंजर्व करके रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? राइट ऑफ ए ग्रुप, कि भाई पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है कि राइट को प्रोटेक्ट करता है ये वाला प्रोविज़न। और दूसरा हमने पढ़ा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेके कि भाई रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी सिटीज़न को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये वाला प्रोविज़न जो है वो प्रोटेक्ट करता है, राइट करता है सिटीज़न का, गारंटी द राइट ऑफ ए सिटीज़न, कि भाई किसी भी एक इंडिविजुअल सिटीज़न का। पहले वाला प्रोविज़न जो था वो प्रोटेक्ट करता था राइट ऑफ कम्युनिटी, राइट ऑफ ग्रुप, लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला प्रोविज़न है वो प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, अब इसमें बताया भी हुआ है कि आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, की भाई वो माइनॉरिटीज़ दोनों आ जाएंगी। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मतलब जो रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटीज़ है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ मतलब जो लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटीज़ है, मतलब कि जिनका रिलीजन थोड़ा अलग है और जिनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग है। ठीक है, रिलीजियस मतलब उस पर्टिकुलर रिलीजन की जिसकी पॉपुलेशन कम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस आर्टिकल का ये मतलब नहीं है कि ये वाला जो आर्टिकल सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए भी है, इसमें माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी दोनों आती हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया माइनॉरिटीज़ यूजुअली हम क्या देखते हैं कि जिनकी पॉपुलेशन कम है। ऐसा नहीं है, जिन कम्युनिटीज़ की लैंग्वेज या कल्चर अलग है ना वो मेजॉरिटी भी हो सकते हैं। कि कुछ कुछ ज़्यादा एरिया में ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ पे वो वाली जो पॉपुलेशन है वो वाले लोग ज़्यादा हैं, जिनका लैंग्वेज और कल्चर जो है वो नॉर्मल लोगों से अलग है। तो वहाँ पे यूँ नहीं है कि उनको माइनॉरिटी नहीं बोलेंगे, वो मेजॉरिटी का पार्ट तो है ही, साथ में उनकी लैंग्वेज और कल्चर अलग है, तो फिर वो भी कंजर्व कर सकते हैं, उनको भी राइट है ये। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ एरिया जैसे ट्राइबल एरियाज यूजुअली क्या होता है उनमें हमारे नॉर्मल लोग जो हैं वो कम होते हैं, ट्राइब जो की पॉपुलेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि तुम तो मेजॉरिटी में आ गए, तुम्हें अपनी लैंग्वेज और कल्चर को कंजर्व करने का कोई हक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी लैंग्वेज बेसिकली जिनकी लैंग्वेज और कल्चर जो है या फिर स्क्रिप्ट जो है वो अलग है ना, उनको ये राइट दिया गया, चाहे वो मेजॉरिटी में हो चाहे वो माइनॉरिटी में हो।
ठीक है। आर्टिकल 29 में आता है ये। अब है कि ठीक है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज वगैरह तो कंजर्व करके रख ली, बाद में उनको पढ़ने का भी तो अधिकार है ना, कि अब वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो क्योंकि उनकी लैंग्वेज ऑब्वियसली अलग होगी तो उनकी एजुकेशन भी थोड़ी बहुत अलग होगी, तो उनको ये भी अधिकार है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये हमारा अंडर आर्टिकल 30 आता है। ठीक है, क्या क्या राइट्स है माइनॉरिटीज़ के लिए? ऑल माइनॉरिटी शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, कि भाई माइनॉरिटीज़ के पास राइट है कि वो अपना जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है अपने चॉइस के बना सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, उनकी जो लैंग्वेज कल्चर होगी नॉर्मल लोगों से थोड़ी अलग होगी, तो उनको ये राइट दिया ही जाएगा ताकि उनकी जो लैंग्वेज कंजर्व भी रहे और उनको एजुकेशन भी मिलती रहे। वही फिर ये कि ग्रांटिंग एड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय माइनॉरिटी, कि अगर स्टेट जो है कोई हेल्प प्रोवाइड करेगी, कुछ फंड प्रोवाइड करेगी ना, तो माइनॉरिटीज़ के बीच में डिफरेंस नहीं करेगी। ठीक है, कि अगर किसी भी माइनॉरिटी को, किसी भी वो ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जिनकी लैंग्वेज कल्चर अलग है, उनको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना है और सरकार उनको एड करना चाहती है, उनको हेल्प करना चाहती है, फंड करना चाहती है, तो सरकार जो है उन माइनॉरिटीज़ के बीच में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी कि हम इन वाली माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा एड देंगे, इन वाली को कम देंगे, ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिकल 29 में हमने पढ़ा था एनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, दिखा भी देती हूँ मैं कि आर्टिकल जो 29 था उस पर मिला था, उसमें जो है वर्ड है किसी भी एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, कि भाई कोई भी सिटीज़न है हमारी सभी मतलब कोई भी ऐसी कम्युनिटी, कोई भी ऐसे सिटीज़न जिनकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट कल्चर अलग है थोड़ी। ठीक है, और आर्टिकल 30 में आता है स्पेशल माइनॉरिटी वर्ड। ठीक है, वहाँ पे आर्टिकल 39 में कहीं भी लिखा हुआ है कि एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वहाँ सिर्फ माइनॉरिटीज़ लिखा हुआ है। देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है फॉलोइंग राइट टू माइनॉरिटीज़, ना कि सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। एंड आर्टिकल 29 जो है वो हमें वो जो राइट प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को, किसी भी सिटीज़न को किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन या कम्युनिटी ऑफ सिटीजन जिनकी लैंग्वेज कल्चर अलग है। वहीं हमारी जो आर्टिकल 30 है वो प्रोटेक्ट करता है, वो कन्फाइन है, वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ को लेके ही है। ठीक है, वो उनके सिर्फ माइनॉरिटीज़ के राइट जो है उनको प्रोटेक्ट करता है। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, ठीक है, माइनॉरिटीज़ कोई भी हो सकते हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 29 जो है सिर्फ हमारे किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स तक एक्सटेंड है, किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है जिनकी लैंग्वेज कल्चर अलग है। वहीं आर्टिकल 30 जो है वो स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ के लिए, जो कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों हो सकती है, मतलब रिलीजन के बेस पे भी हो सकती है और लैंग्वेज के बेस पे भी हो सकती है। ठीक है, हालांकि टर्म माइनॉरिटी कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि हमारा वर्ड जो है फेडरल, वो कहीं भी मेंशन नहीं है। अब एक और वर्ड ऐड हो गया टर्म माइनॉरिटी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। एक लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन कौन से टर्म जो है वो जो है मेंशन नहीं है। वही है कि जहाँ वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वहीं उनके पास राइट भी होता है कि अपने बच्चों को जो है अपनी लैंग्वेज में जो है वो एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। ठीक है, आर्टिकल 30 के हिसाब से। अब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो 3 टाइप के होते हैं, बस एक बार देख लीजिएगा, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। कि इंस्टीट्यूशन डेट सीक रिकॉग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट, की वो वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनको स्टेट से मंजूरी तो मिलती ही है, स्टेट से रिकॉग्निशन तो मिलती है, एज वेल एज एड, कि कोई हेल्प हो गई, जैसे फाइनेंशियल हेल्प हो गई। एक वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक वो वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनको सिर्फ सरकार से रिकॉग्निशन मिलती है, मान्यता प्राप्त होती है, कोई एड वगैरह हेल्प वगैरह प्रोवाइड नहीं होती है। और तीसरे टाइप के वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको ना तो रिकॉग्निशन मिलती है, ना ही ये सरकार से एड मिलती है, ना ही ऐसा कोई मान्यता प्राप्त है, एंड ना ही अपनी जो सरकार से कोई हेल्प मिलती है। ठीक है, ये बस टाइप है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है वो पूरा होता है आर्टिकल 29 और 30 के अंदर। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि ज़्यादातर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द आर्बिट्री नेचर ऑफ द स्टेट, पर 2-3 फंडामेंटल राइट्स हैं जिन को हम अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल के थ्रू भी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब प्राइवेट एक्ट, तो वो वाले हमारे आर्टिकल हैं आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 23, कि भाई इन वाले आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 23 को अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी वायलेट करता है ना,
हमारे इन राइट्स को कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे मेरे राइट को किसी दूसरे पर्सन, इन वाले राइट्स को, 3 राइट को, दैट इज़ आर्टिकल 15 to 17 एंड 23, इन वाले राइट को अगर मेरे इन 3 राइट को किसी मेरे फ्रेंड ने भी या फिर किसी और ने जो है किसी एक इंडिविजुअल ने वायलेट किया, तो इसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ। इनके अलावा बाकी जो भी राइट हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द आर्बिट्री नेचर ऑफ द स्टेट, सिर्फ कि अगर स्टेट वायलेट करती है हमारे उन राइट्स को तो ही हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वरना यूँ तो क्या होगा कि जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 19 के अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या फिर राइट टू असेंबल, राइट टू पीसफुल असेंबल, उसमें कंडीशन थी ना कि एक तो असेंबल जो हमें इकट्ठा करना है लोगों को, असेंबल होना है कुछ लोगों को, तो वो पीसफुल होगा और पब्लिक लैंड पे होगा। अगर ये सिर्फ प्राइवेट वो होता कि ये वाला राइट अगर हमें प्रोटेक्ट करता प्राइवेट इंडिविजुअल से भी, तो हम किसी के भी घर पे किसी के भी प्लॉट पे जाके खड़े हो जाते ना। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन नेचर ऐसा होता ही है। ज़रा सी छूट का मिल जाए हम तो फिर पहाड़ सर पे उठाने को जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, पर क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन से पार्ट के अंदर आता है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, कि ये कौन सा राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया था कि पहले फंडामेंटल राइट था, 7 फंडामेंटल राइट थे, तो ये भी एक फंडामेंटल राइट था अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसको जो है 44th ये इसमें कुछ नहीं है, हाँ, कि अब जो है 40, ये इंपॉर्टेंट है कि 44th कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट से हटाया गया था, याद रखिएगा। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 44वां हमारा संविधान में संशोधन हुआ था जो कि 1978 में हुआ था। उसमें हमारा जो है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से अबॉलिश कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो है अंडर आर्टिकल 300A, अंडर आर्टिकल 300A दैट इज अंडर पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी संवैधानिक राइट तो है पर मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो अभी भी, क्योंकि संविधान में के 300A आर्टिकल 300A में है, पर मौलिक अधिकार नहीं है वो, क्योंकि पार्ट 3 में नहीं है वो है पार्ट 12 में। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि वो सिर्फ वो वाले फंडामेंटल राइट्स, सिर्फ वो वाले मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान के पार्ट 3 में है वो फंडामेंटल राइट्स हैं। बाकी जो भी राइट कहीं भी मैंशन है संविधान के उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहेंगे, ना कि फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी स्टिल रिमेन्स अ लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दो नो लॉन्गर है फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट नहीं है तो लीगल राइट है बस, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और ये हमारे जो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर कुछ फीचर्स होते हैं कि भाई अगर हमारे संविधान में कुछ भी संशोधन करना हो तो हमारी पार्लियामेंट जो है इन वाले फीचर्स को जो है वो इन वाले फीचर्स संविधान के जो कुछ 15-20 फीचर्स है इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। ठीक है, सिर्फ ये है, बस याद रखिएगा। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा लीगल राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मौलिक अधिकार नहीं है। अब फंडामेंटल राइट नहीं है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कि वो वाला फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि अगर संविधान हमारी पार्लियामेंट को कुछ चेंज करना हो संविधान में तो हमारी फंडामेंटल राइट्स के साथ ऐसे छेड़छाड़ नहीं करेगी। हाँ, फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकती है, उनके बेसिक मतलब मूल आधार के साथ, मूल जो भाव है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, उनको नहीं निकाल देगी। कि जैसे हम फंडामेंटल राइट के अंदर चेंज लाना हो तो वो ला सके, जैसे लाया भी था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी को लेके। ठीक है, अब हमें क्या क्या जो है प्रोटेक्शन है, क्या क्या मान सकते हैं कि हमारा जो लीगल राइट्स है जो राइट टू प्रॉपर्टी, इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या क्या पता चलता है हमें इसके बारे में। It can be regulated, curtailed, abridged or modified without constitutional amendment by an ordinary law of the parliament. सिंपल सी बात है, मौलिक अधिकार नहीं है तो हमारी जो इसको रेगुलेट कर सकते हैं, इसको कर्टेल कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, कुछ पार्ट को हटाना हो राइट टू प्रॉपर्टी को वो हटा सकते हैं। जैसे कि हमारे जो पार्लियामेंट है, संसद में कोई सिर्फ सिंपल कानून पास होता है वैसे ही कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट में चेंज लाना हो तो उसके लिए हमें संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत है, पर अब हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है तो सिंपल लॉ की जैसे सिंपल लॉ पास होते हैं हमारे, जैसे सिंपल कानून पास होते हैं संसद के, वैसे इसमें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जब हमारी राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाना था तब संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत थी, क्योंकि तब वो फंडामेंटल राइट का पार्ट था। पर अब फंडामेंटल जो राइट का पार्ट नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी, तो इसमें कोई भी चेंज लाना हो तो सिंपल लॉ की तरह हम ला सकते हैं। लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है आगे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में हम आराम से पढ़ेंगे।
इट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन, कि भाई हमारी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्ट करती है एग्जीक्यूटिव एक्शन से, कि भाई कोई भी एग्जीक्यूटिव हमारा एमपी एमएलए आके सिंपल हमारे घर पे आके ये नहीं कह सकता कि आज से तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं हुआ, या फिर आज से तुम्हारी ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी हो, ऐसा नहीं है। हाँ, पर अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ पास किया हो जिससे हमारा जो प्रॉपर्टीज का कुछ हिस्सा कैसे भी लोग बना सकते हैं ना, तो अगर हमारा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो अगर जो है किसी को देनी हो तो फिर सिंपल पार्लियामेंट का लॉ चाहिए होगा, ठीक है। हाँ, पार्लियामेंट का कोई लॉ बनाता है या फिर पार्लियामेंट ऐसा आगे कोई कानून बना देती है कि तुम्हारी इस पर्टिकुलर लैंड का ये वाला हिस्सा जो है हमें चाहिए, तब जाके जो है हमारी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी फिर हमारी जो पार्लियामेंट है कंपनसेशन वगैरह देगी, जैसे हमारी एक्वायरमेंट में ज़मीन आ जाती है ना, तो पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू ही आते हैं। यूँ नहीं कि कोई भी एग्जीक्यूटिव एमपी एमएलए या फिर कोई भी कंपनी हमें कह सकती है कि ठीक है तुम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा मेरे को दे दो, नहीं, पार्लियामेंट के लॉ की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें भी फिर कंपनसेशन दिया जाएगा। हाँ, तीसरा तो पार्ट सिंपल यही कि अगर एग्रीड पर्सन है कि भाई अगर ये वाला हमारी प्राइवेट राइट टू प्रॉपर्टी कोई भी वॉयलेट करता है तो जो विक्टिम है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक है। उसको पहले हाई कोर्ट जा सकता है पर सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने पे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई दूसरा राइट हमारे संविधान में कहीं भी लिखा हो वो वायलेट होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ, हाई कोर्ट से अपील करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं पर सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हाँ, और ये है कि नो गारंटीड राइट टू कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन और री एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। भाई ज़रूरी नहीं है कि स्टेट जो है वो कॉम्पनसेशन देगी, कोई ऐसा पर्टिकुलर राइट नहीं है फंडामेंटल राइट कि ठीक है जैसे एक्वायरमेंट में ज़मीन आती है तो यूजुअली स्टेट कॉम्पनसेशन दे सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि स्टेट जो है वो कॉम्पनसेशन दे भी, या फिर कॉम्पनसेशन जो है वो ज़्यादा दे कम दे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो सरकार जनरली दे देती है पर, ठीक है। ऊपर देखो, अब थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, ऊपर लिखा हुआ था कि राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर जो है कोई गारंटीड नहीं है कॉम्पनसेशन देने का, कि भाई अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड जो है स्टेट एक्वायर करती है तो ज़रूरी नहीं है कॉम्पनसेशन देने का, सिर्फ 2 केसेस में कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, बाकी किसी भी केस में जो है अगर हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को स्टेट जो है वो एक्वायर करती है तो कॉम्पनसेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2 केसेस हैं जिनमें कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा, वो है कि व्हेन द स्टेट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि भाई स्टेट जो है किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमने अंडर आर्टिकल 30 पढ़ा था उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। When the state acquires the land held by a person under his personal cultivation and the land is within the statutory ceiling limit, कि भाई जो कोई वो वाली जो स्टेट जो है किसी भी इंसान की वो वाली प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं जो वो पर्सनल काम के लिए, पर्सनल कल्टीवेशन के लिए यूज़ करता है, जैसे हमारा पर्सनल घर हो गया, ठीक है ना, उसके लिए यूज़ करता है, और वो लैंड जो है वो स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट के अंदर कि भाई लॉ की लिमिट में आ रही है तब उसको कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। पर्सनल खेती बाड़ी के लिए यूज़ करता है यूजुअली, या फिर हमारा पर्सनल कोई भी लैंड हो गया हम पर्सनल काम के लिए यूज़ करते हैं ना, अगर वो वाली हमारी स्टेट जो है वो वाली प्रॉपर्टी को स्टेट एक्वायर करते हैं तब भी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो ये 2 कंडीशंस याद रखिएगा जहाँ पे कॉम्पनसेशन जो है वो हैज़ टू बी पेड, कंपल्सरी है, एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाले का और एक पर्सनल कल्टीवेशन का, और वो वाली जो लैंड है वो लॉ के हिसाब से होनी चाहिए, लॉ के लिमिट में होनी चाहिए। बस इतना है, ये याद रखिएगा, ठीक है, कि राइट टू प्रॉपर्टी का क्या है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको फंडामेंटल राइट वाले इससे हटाया गया था, और क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं कि भाई ठीक है अभी लीगल राइट है तो हमारे पास क्या क्या हक हैं, तो ये 4 जो हैं वो हैं ये वाले ABCD, और फिर 2 कंडीशन है जहाँ पे कॉम्पनसेशन देना ही पड़ता है सरकार को किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो एक्वायर करती है तो आज हमारे 2 राइट पड़े हैं, एक तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंडर 2 राइट थे, एंड एक राइट टू प्रॉपर्टी का भी हमने थोड़ा बहुत केस देखा क्योंकि ये पूछ ले जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास में हमारा फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक पूरी तरह कवर हो जाएगा, सिर्फ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बचा है। आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला जो राइट है वो खुद एक फंडामेंटल राइट है। तो हमारे संविधान ऐसे ही बनाए गए ताकि हमारे जो संविधान खुद हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उनको वायलेट ना करे। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।